Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is next video in the series of previous year question UGC NET English Literature. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe. Let's see the first question of today's video. Which two principal kinds of melancholy are proposed by Robert Burton in volume 3rd of Anatomy of Melancholy? तो इसमें से वो दो प्रिंसिपल काइंड्स बताने हैं मेलांकली के, जो कि रॉबर्ट बर्टन ने अपनी वर्क एनाटॉमी ऑफ मेलांकली के 3rd वॉल्यूम में प्रेजेंट किया है. राइट ऑप्शन इज 1 A and B, लव एंड रिलीजियस. एनाटॉमी ऑफ मेलांकली 1621 में ये बुक आई थी. मेडिकल टेक्स्ट बुक है और फिलॉसफी है रॉबर्ट बर्टन की. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग प्लेटो विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैंटाज्म एंड सिम्बलेंस आर करेक्ट. तो प्लेटो के अकॉर्डिंग फैंटाज्म और सिम्बलेंस के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट है, वो फाइंड आउट करने हैं. तो राइट ऑप्शन इज 2 C and D. फैंटाज्म अनलाइक सिम्बलेंस हैज़ द सेम प्रोपोर्शंस एज द ऑब्जेक्ट. फैंटाज्म जो है सिम्बलेंस के अनलाइक, इसमें जो सेम प्रोपोर्शन होते हैं ऑब्जेक्ट की तरह ही. और सिम्बलेंस इज़ अनरियल, वो अनरियल होता है लेकिन दिखने में रियल लगता है फैंटाज के कंपेरिजन में. तो ऑप्शन हो जाएगा C and D. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पोएट विद द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम. तो यहाँ पे कुछ पोएम के ओपनिंग लाइन्स दी हैं और पोएट हैं, तो उनको मैच करना है आपस में. लेट्स सी द राइट ऑप्शन. राइट ऑप्शन इज़ 1 ए का हो जाएगा आपका 3rd, सेली ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम. कॉलरिस बी का हो जाएगा 4, व्हेन ट्रू लव बर्न्स डिजायर इज लव्स प्योर फ्लेम. वर्ड्सवर्थ किड्स हैं, किड्स का ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, आई क्राई योर मर्सी पीटी लव ए लव. वर्ड्सवर्थ का है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं. जॉन किड्स ने ये जो लाइन स्टार्ट में दिया हुआ था जॉन किड्स की, वो टू फैनी पोएम से लिया गया है. और विलियम वर्ड्सवर्थ की वर्क है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सेम टाइटल की सोनेट है, 1807 में आई थी, तो ये टाइटल ही उसमें दे दिया है. पीबी शैली का अ लेमेंट पोएम से लिया गया है सेंटेंस. 1824 में ये पब्लिश्ड हुआ था. उनकी डेथ के बाद मैरी शैली उनकी वाइफ ने पब्लिश किया था. कॉलरिज की पोएम डिज़ायर से लिया गया है सेंटेंस. इनसे रिलेटेड इतना ही फैक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा. तो ऑथर की सीरीज जब आएगी तो उसमें हम इनके लेकर डिस्कस करेंगे डिटेल में सभी वर्क्स जो भी इम्पोर्टेंट है इनसे रिलेटेड. विच टू ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर पब्लिश्ड आफ्टर 1947. तो इसमें कुछ वर्क्स दिए हैं यहाँ पे, 4 वर्क्स हैं. 2 वर्क्स होंगे जो 1947 के पहले पब्लिश्ड हुआ था. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 B and C. मिस्टर संपत अ प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी, 7 समर्स. लेट्स डिटेल. द डार्क रूम 1938 का ये वर्क है, नॉवेल बाय R.K. नारायण. R.K. नारायण का ही नॉवेल है ये द डार्क रूम. मिस्टर संपत 1949 का वर्क है, ये भी R.K. नारायण का ही है. 7 समर्स 1987 का है मुल्क राज आनंद का. द बिग हार्ट 1945 का है मुल्क राज आनंद का. तो इसमें से जो फर्स्ट A और B वाले वर्क हैं वो R.K. नारायण का है और C और D वाले मुल्कराज आनंद का. लेकिन इसमें जो राइट ऑप्शन है वो B और C है, जो कि 1947 के बाद पब्लिश्ड हुआ था. जैसे आप देख लीजिए, मिस्टर संपत 1949 का है और जो 7 समर से वो 1987 का है. बाकी 1947 के पहले पब्लिश्ड हुआ था द डार्क रूम और द बिग हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द 5 कंडीशंस ऑफ सबलाइम अकॉर्डिंग टू लॉन्गिनस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज. तो लॉन्गिनस ने सबलाइम को लेकर अपना एनालिसिस दिया है. तो इसमें से बताने हैं कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट सबलाइम को लेकर जो इन्होंने कंडीशंस बताए वो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी कंडीशन है. राइट ऑप्शन इज 2 मैजेस्टी ऑफ द स्ट्रक्चर. तो सबलाइम को लेकर 5 कंडीशन बताए, जिसमें से मैजेस्टी ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं. ऑन द सबलाइम 1st सेंचुरी बाय लॉन्गिनस, रोमन एरा ग्रीक वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो ऑन द सबलाइम जो लॉन्गिनस की वर्क है, रोमन एरा में ग्रीक वर्क है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है 1st सेंचुरी की. इट इज़ रिगार्डेड एज अ बेसिक वर्क ऑन एस्थेटिक एंड द इफेक्ट्स ऑफ गुड राइटिंग. तो इसे बेसिक वर्क माना जाता है, क्लासिक वर्क माना जाता है
एस्थेटिक का, काव्य सौंदर्य का क्लासिक वर्क, और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो गुड राइटिंग में, द इफ़ेक्ट ऑफ गुड राइटिंग के बारे में बताया जाता है कि एक अच्छी राइटिंग की इफ़ेक्ट क्या होती है। वो 5 कंडीशन भी देख लेते हैं जो सब्लिमिटी के हैं। ग्रेट थॉट्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सर्टेन फिगर ऑफ थॉट एंड स्पीच, नोबल डिक्शन एंड डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट। तो यहाँ पे मैजेस्टी ऑफ द स्ट्रक्चर का मतलब वही हो गया, डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट, क्योंकि वर्ड अरेंजमेंट ही तो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। तो दैट इज राइट ऑप्शन, मैजेस्टी ऑफ द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अरेंजमेंट्स ऑफ D.H. लॉरेंस नॉवेल्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ 4 नॉवल दिए हैं D.H. लॉरेंस के, उनको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो राइट ऑप्शन इज 2, सन्स एंड लवर्स फर्स्ट आया था, देन रेनबो, देन कंगारू, देन द प्लम्ड सरपेंट। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। सन्स एंड लवर्स 1913 का वर्क है, फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एनी मॉरेल, वॉल्टर मॉरेल, मिरियम लिवर्स, बक्स्टर दावेस, क्लेरा दावेस। द प्लम्ड सरपेंट 1926 का वर्क है, पॉलिटिकल नॉवल है लॉरेंस की। लॉरेंस conceived the idea for the novel while visiting Mexico in 1923 and its theme reflect his experience there. तो जब द प्लम्ड सरपेंट लॉरेंस ने लिखा था तो ये आइडिया इनको कहाँ से आया था, जब ये मेक्सिको की विजिट पे थे 1923 में, तो वहीं से इनको ये आइडिया आया था, और उसी वहीं की जो विजिटिंग की अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो इसमें देखने को मिलेगा द प्लम्ड सरपेंट में। द रेनबो 1915 का नॉवेल है, इट फॉलोज 3 जनरेशंस ऑफ द Brangwen family living in Nottinghamshire, particularly focusing on the individual's struggle to growth and fulfillment within the confining structures of English. तो ये जो द रेनबो नॉवेल है एक फैमिली के बारे में बताता है, 3 जनरेशन उनकी बताता है जो कि नॉटिंगhamshire में रहते हैं। इस नॉवेल में किसी इंडिविजुअल के बारे में स्पेशली फोकस किया गया है, उसके ग्रोथ और फुलफिलमेंट को लेकर जो स्ट्रगल था वही। कंगारू 1923 का नॉवेल है, ऑस्ट्रेलिया में ये सेट हुआ था। कंगारू वर्ड से भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको रिकॉल करने के लिए, याद रखने के लिए एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स फोकाल्ट्स व्यूज ऑन नॉलेज। तो इसमें से बताना है कि जो नॉलेज को लेकर फोकाल्ट्स के ओपिनियन है, व्यू है, वो क्या था। राइट ऑप्शन इज 3, A एंड C। नॉलेज इज़ नॉट मेटाफिजिकल और ट्रांसेंडेंटल। फोकाल्ट के अनुसार नॉलेज जो है वो मेटाफिजिकल नहीं है, न ट्रांसेंडेंटल है। सी नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, नॉलेज इज़ नॉट प्योर और न्यूट्रल बट इज़ ऑलवेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो 2 पॉइंट है वो फोकाल्ट्स की ओपिनियन है नॉलेज को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शनल कैरेक्टर्स इन द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें से वो कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये फिक्शनल जो वर्क्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, इनको सेट किया जा गया है। तो सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इनकी क्रोनोलॉजी सेट करनी है फिक्शनल कैरेक्टर की। राइट ऑप्शन इज 3, मैन फ्राइडे, अंकल टोबी, मिस हैविसम, स्टीफन डेडलस। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि ये किस वर्क में ये कैरेक्टर आए थे और किस टाइम पीरियड में। मैन फ्राइडे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है डेनियल डिफो की नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो की, जो कि 1719 में आया था। अंकल टॉबी या कैप्टन टॉबी सैंडी के नाम से फेमस है ये कैरेक्टर, और ये किस वर्क में थे, ये ट्रिस्टम सैंडी नाम की वर्क थी, उसी में ये आए थे कैरेक्टर अंकल टॉबी। ये जो मेन प्रोटागनिस्ट मतलब ट्रिस्टम सैंडी वर्क का जो हीरो है ट्रिस्टम सैंडी, उसके अंकल और साथ ही वॉल्टर सैंडी के ब्रदर। ट्रिस्टम सैंडी वर्क आया था 1759 में, लॉरेंस स्टर्न का ये नॉवेल है। अंकल टोबी ही कैप्टन टोबी सैंडी है ट्रिस्टम सैंडी नॉवेल में लॉरेंस स्टर्न की। मिस हैविसम फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1861, सी इज वेल्दी स्पिंस्टर। मिस हैविसम जो है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन नाम की नॉवल में आई थी, और चार्ल्स डिकेंस की ये नॉवेल है 1861 में। मिस हैविसम का रोल जो है वेल्दी स्पिंस्टर का रोल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। स्टीफन डेडलस, जेम्स जॉयस लिटरेरी अल्टर ईगो, अपीयरिंग एज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ हिज फर्स्ट सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ आर्टिस्टिक एग्जिस्टेंस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। स्टीफन डेडलस जो है जेम्स जॉयस की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, उसी में ये
लिटरेरी कैरेक्टर है और ये वर्क आया था 1916 में एंड एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन जॉयस 1922 नॉवल यूलिसिस। सेम नाम का स्टीफन डेडलस नाम का ही एक और कैरेक्टर इनके एक और नॉवल में आया था जेम्स जॉयस के यूलिसिस में। लेकिन स्टीफन डेडलस जो है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट इज ए यंग मैन में प्रोटोगोनिस्ट है, जबकि यूलिसिस में एक मैन का कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अप्लीकेबल टू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को लेकर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है जो कि सही है, वही बताना है आपको, चूज करना है। तो राइट ऑप्शन इज 3, A and D. Recuperate the female writers ignored by the canon. Mostly reject the essentializing of male and female. तो ये जो 2 स्टेटमेंट है यही फेमिनिस्ट को लेकर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वर रिटन बाय टॉमस हेवुड। तो यहाँ पे टॉमस हेवुड के 2 प्ले हैं, वही पूछा गया कि वो कौन से 2 प्ले जो उन्होंने राइट किया है। तो राइट ऑप्शन इज 3, B and C. The play called the 4PP, the play of the weather. Let's detail. The play of the weather 1908 का वर्क जॉन और टॉमस हेवुड का है। थोड़ा सा इनके नाम को लेकर कन्फ्यूजन है कि टॉमस है कि जॉन है, बट ये इन्हीं का वर्क है, टॉमस हेवुड। एन इंग्लिश इंटरव्यूड है और मोरालिटी प्ले फ्रॉम द अर्ली ट्यूडर पीरियड। तो द प्ले ऑफ द वेदर 1908 का वर्क है और ये इंटरल्यूड या मोरालिटी प्ले है ट्यूडर पीरियड के। द प्ले कॉल्ड द 4PP 1520s बिफोर द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, इंटरल्यूड बाय हेवुड। ये भी हेवुड का इंटरल्यूड ही है। 1520s के अराउंड में ये लिखा गया था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से पहले। गॉर्बोडक 1561 की ट्रेजेडी है, ये गॉर्बोडक की ट्रेजेडी है इसमें। ऑल्सो टाइटल फेरेक्स एंड पोरेक्स, इसका सेकेंड टाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स। टॉमस नॉर्टन और टॉमस सेक्विले का वर्क है गॉर्बोडक। द स्पेनिश ट्रेजेडी टॉमस कीट की है, इसका सेकेंड टाइटल है हिरोनिमो इज मैड अगेन। 1587 में ये आया था वर्क, रिवेंज ट्रेजेडी है कीड की। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। प्लीज़ वीडियो को खूब लाइक किया करिए, शेयर भी किया करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Be happy, keep smile. Thanks for watching.